नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन 2023 की। दोस्तों ये विज्ञान की परीक्षा अध्ययन है कक्षा 10वीं की। इसमें से हमने अध्याय 3 करवाएंगे दोस्तों आज, धातु एवं अधातु। और हमने अध्याय 2 करवा दिया है दोस्तों। आप लोगों को पिछले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज अध्याय 3 करते हैं, और सभी प्रश्न उत्तर मैं इसी वीडियो में दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चमकहीनता। ये है दोस्तों इसका सही उत्तर, चमकहीनता। और दूसरा है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है तन्यता। तीसरा है इसका, निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला पढ़ते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर है जिंक की परत चढ़ाकर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है कैल्शियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला पढ़ते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी पारा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Na। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, धातु एवं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। आधातुवर्धनीयता एवं धन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। भंगुरता प्रायः अधातुओं का प्रमुख गुण है। अगला पढ़ेंगे, अधातु प्रायः विद्युत की खालिस्तान होती है। तो इसमें आएगा दोस्तों अचालक। खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। पारा मरकरी। अगला पढ़ते हैं, सत्य असत्य। सोडियम अतिक्रियाशील धातु है। तो इसका आएगा दोस्तों सत्य, ये नीचे लिखा है दोस्तों। दो अधातुओं के संभाग मिश्रण में मिश्रातु कहते हैं। असत्य। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। सत्य। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है। असत्य। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सत्य। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, ये सामने लिख दिया हमने आपके लिए, सत्य असत्य से नोट कर लीजिएगा। जोड़ी बनाइए। स्तंभ स्तंभ मिश्रातु। तो इसकी सही जोड़ी आएगी दोस्तों कांसा। आयोडीन अधातु तत्व। तो इसकी सही जोड़ी आएगी चमकीला। सोडियम का है अतिक्रियाशील धातु, द्रव धातु। तो इसमें आएगा ब्रोमीन। विद्युत की सुचालक अधातु। तो इसका आएगा ग्रेफाइट। हीरा। कार्बन का अपरूप। अगला पढ़ेंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर। जो धातु या कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें आएगा दोस्तों ध्वनिक सोनोरस। धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है। धात्विक चमक। पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है। तो इसमें आएगा अमलगम। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती है। तो इसमें आएगा गेंग। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है अपरूपता। दो अधातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो इसका उत्तर है सोना मरकरी Hg। सातवां है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है मिश्रातु मिश्र धातु।
कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो इसका उत्तर है, सॉरी दोस्तों, छठे का उत्तर है इसका सोना चांदी। और सातवें का उत्तर है इसमें अपचयन का। और अब आठवां है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो इसका उत्तर है गोल्ड, सोना। ऊष्मा को दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो इसमें आएगा चांदी Ag, कॉपर Cu। ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो इसमें आएगा लेड Pb, मरकरी Hg। 11वां है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रातु, मिश्र धातु। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, धात्विक सोनोरम किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है धात्विक सोनोरम वे धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो वे ध्वनि करती है, उन धातुओं को धात्विक सोनोरम कहते हैं। उदाहरण देखिए इसको, मंदिर के घंटों एवं स्कूल की घंटी का धातु। प्रश्न नंबर 2 है, भर्जन से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निस्तापन से क्या समझते हो? इसका उत्तर है कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एनोड पंख किसे कहते हैं? एनोड पंख जब धातुओं का विद्युत अपघटित परिष्करण शोधन किया जाता है तो अशुद्ध एनोड विद्युत अपघटन में घुल जाता है तथा उसमें उपस्थित अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली में एकत्रित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सक्रियता श्रेणी से क्या समझते हो? सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, अपरूपता से क्या समझते हो? कार्बन के दो प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है अपरूपता जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों से मिलता है जिनके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं तो उनको उस तत्व के अपरूप एवं उनके इस गुण को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के प्रमुख अपरूप ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा। प्रश्न नंबर 7 है, यश दलेपन से क्या समझते हो? इसका उत्तर है यश दलेपन लोहा एवं इस्पात को जंग लगने संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक जस्ते की परत चढ़ा जाती है। इस प्रक्रिया को यश दलेपन गैल्वीकरण कहते हैं। अमलगम क्या होता है? इसका उत्तर है अमलगम जब किसी धातु जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर पारे की मिश्रातु बनाती है, जिसे अमलगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, थर्मिट अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर है थर्मिट अभिक्रिया वे धातु विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अधात्विक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे विस्थापन अधातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 10 है, मिश्रातु से क्या समझते हो? उत्तर है मिश्रातु दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु मिश्र धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है आघातवर्ध्य वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है, आघातवर्ध्य कहलाती है। तन्य वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्य कहलाती है। प्रश्न नंबर 12, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर है सोडियम धातु वायुमंडल की नमी आर्द्रता के प्रति अतिक्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में न आए। प्रश्न नंबर 13, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर इसका चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया जब आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट का हरा विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका सूत्र Fe प्लस दिल H2SO4 FeSO4 प्लस H2।
प्रश्न नंबर 15, जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आयरन सेकेंड सल्फेट विलयन का रंग उड़ जाता है तथा रंगीन जिंक सल्फेट का विलयन बनता है तथा जिंक पर आयरन की परत चढ़ जाती है। इसका सूत्र है Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। अगला पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है उभयधर्मी ऑक्साइड। जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। प्रश्न नंबर 17, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। इसका उत्तर है तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन करने वाली धातु मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn। तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वाली धातु, पहला कॉपर Cu, सिल्वर Ag। प्रश्न नंबर 18, किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटन किसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर है कैथोड शुद्ध एम धातु, एनोड अशुद्ध एम धातु एवं विद्युत अपघटन धातु एम के किसी विलेय यौगिक का झिल्ली विलयन। प्रश्न नंबर 19 है, लोहे की जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके लिखिए। इसका उत्तर है लोहे की जंग से बचाने के दो तरीके, यश दलेपन, लोहे पर झस्ते की परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम लेपन, लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन अधातु से संयुक्त होकर पाए अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो इसका उत्तर है तांबे के बर्तनों के ऊपर क्षारकीय ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं। नींबू, इमली या अन्य खट्टे पदार्थों में हल्का अम्ल होता है जो क्षारकीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है, जिससे तांबे के बर्तन चमकने लगते हैं। इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है। प्रश्न नंबर 22 है, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है? तो इसका उत्तर है जब कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ गर्म किया जाता है तब विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है। अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन से सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिससे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बता सकते हैं। वह विलयन एक तीव्र विलायक है जो सोने को अपने अंदर घोल लेता है। इसका नाम अम्लराज एक्वा रेजिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर है तांबा इस्पात लोहे की एक मिश्रातु से कहीं अधिक ऊष्मा की चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे का एक मिश्रातु का नहीं। अगला पढ़ेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो पहला कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इसका उत्तर है पारद, मरकरी, सोडियम, सिल्वर एवं कॉपर, लेड एवं मरकरी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो इसका उत्तर है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, Ca प्लस 2H2O, CaOH2 प्लस H2, 2K प्लस 2H2O, 2KOH प्लस H2। प्रश्न नंबर 3, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए।
खनिज, अयस्क, गैंग, ध्वनिक। तो पहला है इसका खनिज, पृथ्वी से प्राप्त हुए प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु एवं उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क, ऐसे खनिज जिनके धातु का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। गैंग, अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ रेत, मिट्टी आदि गैंग कहलाते हैं। ध्वनिक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 देखिए दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में मैंने आपको करवा दिया है, वो देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 4 है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। धातु एवं धातु में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद। धातु और अधातु, ये अपचायक होती है और ये उपचायक होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है, ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। ये विद्युत धनात्मक तत्व है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। प्रश्न नंबर 5 है ए, बी, सी एवं डी 4 धातु के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डुबोया गया। इसमें प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। तो धातु आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों कोई अभिक्रिया नहीं है, विस्थापन, कोई अभिक्रिया नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है। अब ये विस्थापन कॉपर सल्फेट में कोई अभिक्रिया नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है। जिंक सल्फेट कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। सिल्फर नाइट्रेट विस्थापन, कोई अभिक्रिया नहीं। अब इस सारणी का उपयोग करके धातु ABC एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। धातु बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। धातु ABC एवं डी को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका उत्तर है सबसे अधिक क्रियाशील बी, धातु बी है। इसका दूसरा, जब धातु बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग उड़ जाता है तथा धातु बी पर एक पूरे भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ जाती है तथा BSO4 का रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। तीसरा है क्रियाशीलता के घटते क्रम में BACD। प्रश्न नंबर 6, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग करके धातु एवं धातु के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। दूसरा है धातु व अधातु में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो इसका उत्तर है हम दिए गए हथौड़े से दिए हुए नमूनों पर प्रहार करेंगे। अगर वे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए तो अधातु तथा यदि चादर की तरह फैल गए तो धातु। दूसरा है बैटरी, बल्ब, स्विच को तार के माध्यम से श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों नमूनों में होकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा जिस नमूने में होकर प्रभावित हो जाती है अर्थात बल्ब जल जाता है वह धातु है, अन्यथा अधातु है। उपयुक्त परीक्षण एकदम विश्वस्त नहीं है क्योंकि कुछ धातुएं भंगुर होती है तथा ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की धारा की सुचालक होती है। प्रश्न नंबर 7 है एक धातु अधातु ए जो वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक है, जब यह हाइड्रोजन H2 के साथ 1:3 के अनुपात में Fe प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो गैस B बनाता है। जब इस ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर यह एक ऑक्साइड C देता है। यदि यह ऑक्साइड जल में हवा की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यह एक अम्ल D बनाता है जो एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। जैसे A, B, C एवं D की पहचान कीजिए। यह धातु आवर्त तालिका के किस समूह का तत्व है। तो इसका उत्तर है चूंकि वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन N2 है जो एक अधातु A है और यह आयरन Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ 1:3 के में गर्म करने पर एक गैस B देता है जो अमोनिया NH3 है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर एक ऑक्साइड C देती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO है। यह ऑक्साइड हवा की उपस्थिति में जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह एक प्रबल ऑक्सीकारक उपचायक अम्ल D देती है जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। अतः
AN2BNH3CNODHNO3। अधातु तत्व ए अर्थात नाइट्रोजन आवर्त सारणी के समूह 15 का तत्व है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न एवं मध्यम सक्रियता वाली धातुओं को उनके संबंधित सल्फाइड अयस्कों में निष्कर्षण किया प्रक्रिया के चरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, निम्न सक्रिय एम का सल्फाइड अयस्क भर्जन प्रथम चरण, निम्न सक्रिय धातु एम शोधक द्वितीय चरण, शुद्ध धातु एम मध्यम सक्रिय धातु एम का सल्फाइड अयस्क भर्जन प्रथम चरण, मध्यम सक्रिय धातु एम का ऑक्साइड अपचयन द्वितीय चरण, मध्यम सक्रिय धातु एम शोधन तृतीय चरण, शुद्ध धातु एम। प्रश्न नंबर 9, संसारण को परिभाषित कीजिए तथा संसारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। तो इसका उत्तर है, संसारण कुछ धातुएं नमी की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रकार उस धातु का क्षरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। संसारण से सुरक्षा अति लघुत्री। प्रश्न 19 देखिए दोस्तों, मैंने प्रश्न नंबर 19 करवा दिया अति लघुत्री का इसी वीडियो में, आप पीछे देख लीजिएगा। दीर्घोत्तरीय विश्लेषणात्मक प्रश्न 1, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका उत्तर, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है तथा इनका संसारण नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातु है और वायुमंडल की आर्द्रता नमी से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी के संपर्क में न आए। एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छे चालक है तथा इसका गलनांक उच्च होता है। यह खोलते जल से भी अभिक्रिया नहीं करती तथा हल्के अम्लों से भी नहीं। इनकी क्रियाशीलता क्षारों के प्रति अधिक होती है जो खाना बनाने में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है। कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को निष्कर्षण प्रक्रम में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन करके धातु आसानी से निष्कर्षित किया जा सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? तो इसका उत्तर है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये सोडियम, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई दोस्तों तीनों की। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे तीसरे का भी, दूसरे का हो गया, तीसरे का है Na2O में 2Na प्लस आयन एवं एक O2 माइनस आयन है। MgO में एक Mg² प्लस आयन एवं एक O² माइनस आयन है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्यूमिनियम Ai की सक्रियता घटती जाती है यदि इनको HNO3 में डुबोया जाता है तो कार्बन सोडियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचित नहीं कर सकता। सोडियम क्लोराइड NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता, जबकि गलित अवस्था में अथवा झिल्ली विलयन में यह विद्युत प्रवाहित करता है। आयरन की वस्तुएं यशदलीकृत की जाती है। धातुएं जैसे Na, K, Ca एवं Mg कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती। उत्तर है इसका, HNO3 एक उपचायक ऑक्सीकारक है। जब इसमें एल्यूमिनियम को डुबोया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जिसकी परत एल्यूमिनियम पर चढ़ जाती है और इसके कारण एल्यूमिनियम की सक्रियता घटती जाती है। सोडियम Na या मैग्नीशियम Mg कार्बन C की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए कार्बन
सोडियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर पाता। सी है, ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड आयनित नहीं होता, जबकि गलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में Na+ एवं Ci- आयनों में आयनित हो जाता है। इन आयनों की उपस्थिति के कारण वह विद्युत धारा को प्रभावित कर देता है, जबकि ठोस अवस्था में नहीं कर पाता। डी है, आयरन के अपने संपर्क में आने वाली वायु, नमी, आर्द्रता एवं अम्लों से संचारित हो जाता है, कारण इसकी बनी वस्तुओं पर यह दलीपन द्वारा जिंक की परत चढ़ा जाती है, जो इसे संचारित होने से रोकता है। चूंकि धातुएं जैसे Na, K, Ca एवं Mg अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसलिए यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होती है नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4 है, कॉपर को उसके अयस्क से निष्कर्षण के निम्न चरण दिए गए, इनकी अभिक्रिया लिखिए। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड का भर्जन, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड का कॉपर सल्फाइड के साथ अपचयन, फर्स्ट सल्फाइड के साथ अपचयन। विद्युत अपघटनी शोधन, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है विभिन्न चरणों की रासायनिक अभिक्रिया। ए है, कॉपर के सल्फाइड Cu2S अयस्क के भर्जन से SO2 गैस निकल जाती है तथा Cu2O प्राप्त होता है। 2Cu2S प्लस 3O2 ऊष्मा भर्जन, 2Cu2O प्लस 2SO2। बी वाला है, Cu2O का Cu2S के साथ गर्म करने अपचयन द्वारा कॉपर Cu प्राप्त होता है तथा SO2 गैस निकलती है। Cu2S प्लस 2Cu2O ऊष्मा अपचयन, 6Cu प्लस SO2 गैस। सी है, विद्युत अपघटनी शोधन में हमको कैथोड पर शुद्ध कॉपर धातु Cu प्राप्त होता है। कैथोड पर Cu2 प्लस Aq प्लस 2E CuS, S मतलब सोडियम। एनोड पर CuS Cu² प्लस Aq प्लस 2E। विद्युत अपघटनी शोधन का चित्र, ये चित्र है दोस्तों विद्युत अपघटनी शोधन का। तो दोस्तों एक चित्र आप नोट कर लीजिए, नोटिस कर लीजिएगा आप, और एक बार आप अपने हाथ से कॉपी में बना के देख लीजिएगा, तो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये चित्र। प्रश्न नंबर 5 है, दो अयस्क एवं बी के लिए गए गर्म करने पर अयस्क कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देता है, जबकि अयस्क बी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 देता है। आप उनको धातुओं में बदलने के लिए क्या चरण अपनाएंगे? रासायनिक क्रियाओं के समीकरण भी कीजिए। चूंकि अयस्क ए गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 देता है, अतः यह धातु का कार्बोनेट अयस्क MCO3 है। अयस्क MCO3 जिसका निस्तापन करने पर ऑक्साइड MO देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलती है। जैसे MCO3 ऊष्मा निस्तापन MO प्लस CO2, धातु ऑक्साइड MO कार्बन के साथ अपचयित होकर धातु M देता है। MO प्लस C अपचयन ऊष्मा M प्लस CO। इस प्रकार अयस्क A से धातु M प्राप्त हो जाती है। चूंकि अयस्क B गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस देता है, अतः यह धातु का सल्फाइड अयस्क MS है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन करने पर ऑक्साइड MO देता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 निकलती है। 2MS प्लस CO2, 2MO प्लस 2SO2। धातु ऑक्साइड MO कार्बन के के साथ गर्म करने पर अपचयित होकर धातु M देता है। MOS प्लस C ऊष्मा अपचयन M प्लस COG मतलब गैस। इस प्रकार अयस्क B से धातु M प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 6, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। तो इसका उत्तर है धातुओं के भौतिक गुण। पहला है, धातु प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा, धातु प्राय आघातवर्धनीय होती है। तीसरा, धातुएं प्रायः तन्य होती है। धातुएं प्रायः कठोर होती है। और पांचवा, धातुएं प्रायः ध्वनिक होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए आपको अगली वीडियो में हम अध्याय 4 करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए दोस्तों। और जल्दी से जल्दी आपके सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर सके अपनी। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।
दोस्त, पढ़ना आसान मत समझना। पढ़ने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जिस लक्ष्य को आप सोचते हो उस लक्ष्य को पाने का जज्बा होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वो एक दिन सूर्य बन के निकलता है। कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।